हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी को हमारे इस यूट्यूब चैनल नोट्स में करें हिंदी में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ये जो हमारा दिल्ली सल्तनत का जो सीरीज चल रहा है, इसका हम लोग पार्ट 7 देखने वाले हैं। इससे पहले हमने पार्ट 6, 5, 4, 5, 3 ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। अगर आप लोग अगर वो वाली वीडियो नहीं देखे हैं तो वो वाली वीडियो आप प्ले लिस्ट में जाकर मेडिवल हिस्ट्री का जो प्ले लिस्ट होगा उसमें आप जो है देख सकते हैं। चलिए, आज हम लोग बात करने वाले हैं दिल्ली सल्तनत में। बात करते हैं जो तुर्कों को जो आगमन हुआ था उसमें अर्थव्यवस्था को जो किस प्रकार से जो है प्रभावित किया या फिर अर्थव्यवस्था में क्या भूमिका अदा किया, उन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग देखने वाले हैं। तो बताया जाता है कि जब तुर्कों को जो आगमन हुआ तो एक तरह से हम बात करते हैं गरीबी एवं दरिद्रता को जो है प्रोत्साहन मिला। उन्होंने जो बात करते हैं गरीबी और दरिद्रता के जो एक तरह से जो है काफ़ी ज़्यादा जो है प्रोत्साहित किया। वहीं दूसरी तरफ हम बात करते हैं कि वाणिज्य व्यापार एवं नगरीकरण को भी जो है प्रोत्साहन किया। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही चीज़ पर वो अड़े रहे, एक अगर मान लेते कम किए तो एक में सुधार किए। तो इसमें जो है वाणिज्य व्यापार एवं नगरीकरण को जो प्रोत्साहन दिया गया। जैसे कि हम बात करते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी का जो बाजार नियंत्रण स्थापित हुआ था, उसमें हम लोग देख सकते हैं कि जो वाणिज्य व्यापार एवं नगरीकरण को जो है प्रोत्साहन जो है मिला था। ठीक है। वहीं दूसरी तरफ हम बात करते हैं कि हबीब के अनुसार, हबीब कहाँ के थे, अगर आप लोगों को जानकारी है तो आप लोग हमें कमेंट करके बता सकते हैं। तो हबीब के अनुसार यह बताया गया था कि जब तुर्क लोग जो आगमन किए थे भारत में, तो इन्होंने जो है नगरीय क्रांति का जन्म दिए थे, और दूसरी तरफ हम बात करते हैं तो ग्रामीण क्रांति का भी जन्म दिए थे। नगरीय क्रांति का जन्म में बात करते हैं कि उच्च वर्ग का जो है वर्चस्व को समाप्त कर जो है नगर का दरवाज़ा जो है सभी के लिए जो खोल दिया गया। वहीं दूसरी तरफ हम बात करते हैं ग्रामीण क्रांति को जन्म दिया। ग्रामीण क्रांति में कहने का मतलब यह हो गया कि जो किसान होते थे, किसान के बीच जो है बिचौलिया होते थे। ठीक है। बिचौलियों को जो एक तरह से जो है वर्चस्व समाप्त कर दिए और सभी के लिए जो यहाँ भी दरवाज़ा खोल दिया है। तो क्रांति मान सकते हैं, क्योंकि ये आपका जो है मेंस के पॉइंट से जो काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होगा। ठीक है। कि हम बात करते हैं कि जो तुर्कों के आगमन के साथ हमारे दिल्ली सल्तनत की अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा, तो आप दो कोटेशन डाल सकते हैं कि एक हबीब इतिहासकार थे, उनके अनुसार बताया जाता है कि एक तरह से हम बात करते हैं ग्रामीण क्रांति का जन्म हुआ और दूसरी तरफ हम बात करते हैं नगरीय क्रांति का जो है जन्म हुआ। ठीक है। तो आप इसको कोटेशन में जो आप डाल सकते हैं, और इसको बहुत से जब आप बुक रीडिंग करोगे ना एक बार, तो अपने आप जो है पूरे माइंड में क्लियरिटी आ जाएगी। ऐसा थोड़ी क्वेश्चन पूछा जाएगा, जितना मैंने सिंपल बताया वैसा नहीं पूछा जाएगा। वो बताया गया है कि आप समझाइए। यूपीएससी की क्वेश्चन यही होती है कि आप समझाइए। चलिए, सो बात की बात है, पीवाई की सीरीज जब देखेंगे उसमें बात करेंगे। अब हम बात करते हैं कि दिल्ली सल्तनत की हम बात करते हैं कृषि अर्थव्यवस्था। हमने तो देख लिया कि आने से तुर्कों के आगमन से किस प्रकार से जो है भारत की जो है या फिर हम दिल्ली की जो अर्थव्यवस्था प्रभावित हुआ। तो हम बात करते हैं कि जब तुर्क लोग आए थे, ठीक है, या फिर हम बात करते हैं दिल्ली सल्तनत की हम कृषि अर्थव्यवस्था क्या था, उसके बारे में थोड़ा हम देख लेते हैं। तो बताया जाता है कि जो कृषि अर्थव्यवस्था था बेहतर अवस्था में था। ठीक है। काफ़ी ज़्यादा जो है यूजफुल था, मतलब कि भूमि अच्छा खासा उपजाऊ भी था, जैसे कि बात करते हैं इबन बतूता के द्वारा बताया गया है। वहीं दूसरी तरफ एक चीज़ और अनुमान लगाया जा सकता है कि जो अतिरिक्त चराई कर किसके द्वारा लगाया गया था। अगर आपने पीछे की वीडियो देखे हैं तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। अगर नहीं जानकारी है तो आपको पीछे की वीडियो देखना पड़ेगा, मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि आपको काम करना पड़ेगा भाई। आप पढ़ रहे हो तो थोड़ा तो अपने आप को एफर्ट लगाना पड़ेगा ना। तो अतिरिक्त चराई के आधार पर हम यह मान सकते हैं कि जो पशुधन उपलब्ध रहा होगा, कहाँ, तो दिल्ली सल्तनत में। जो कृषि के लिए जो है पशुधन क्या होता है यार, घास फूस के लिए होता है ना, घास हो गया, चारा वगैरह उपलब्ध रहा होगा, तभी तो उसके ऊपर जो कराई मतलब चर लगाया गया, मतलब सॉरी कर लगाया गया। तो एक तरह से यह मान सकते हैं कि जो है पशुधन जो उपलब्ध रहा होगा। वहीं दूसरी तरफ हम बात करते हैं कि गोबर, जो पशुधन का डंग, यानी कि गोबर जो था, एक तरह से हम बात करते हैं कि पशुधन के रूप में जो इस्तेमाल होता रहा होगा। ये भी हम मान सकते हैं, और ऐसा मानना हमें ज़रूरी है, क्योंकि जब मतलब कि जो अतिरिक्त चराई कर जो लगाया गया था उसके ऊपर जो है हम इस चीज़ को अनुमान लगा सकते हैं। बात करते हैं कि फिर दिल्ली सल्तनत की जो अर्थव्यवस्था था उसमें जो हम की बात करते हैं उत्पादन क्या होता था। तो उत्पादन में हम बात करते हैं कि इसकी दो हिस्से थे। एक तरफ से हम बात करते हैं पूर्वी भारत हो गया और दक्षिण भारत। पूर्वी भारत में आपको मालूम होना चाहिए जैसे कि हमारे नागालैंड वगैरह ये सब आते हैं। ठीक है। और दक्षिणी भारत में आपको मालूम होना चाहिए जो कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नीचे वाले भाग आते हैं। अगर आप लोगों को इस चीज़ की जानकारी नहीं है तो फिर आपको थोड़ा बहुत मैप का भी जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि हम यहाँ पर मैप को इन्वॉल्व नहीं कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि हमें बताना नहीं चाहिए, लेकिन हम थोड़ा बहुत अवेयर कर देते हैं कि
थोड़ा बहुत आपको भी इसमें जानकारी होना ज़रूरी है कि दक्षिण भारत में कौन सी आती है और उत्तरी भारत में कौन सा हो गया, पूर्वी भारत कौन सा हो गया। तो इसको हमें जानकारी होना चाहिए कि हाँ, आप लोगों की इस चीज़ को जानकारी है। तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको इस चीज़ की जानकारी है या नहीं, या तो फिर हम अगली वीडियो में हम लोग जो क्या करेंगे, इसके साथ हम लोग मैप को भी अटैच करेंगे। ठीक है, अगर जैसी आपका फीडबैक रहेगा उस तरह से हम काम करेंगे। तो चलिए हम बात, अभी तो इतना चलना पड़ेगा कि पूर्वी भारत और दक्षिणी भारत में बात करते हैं चावल और गन्ना का जो उत्पादन होता था। वहीं दूसरी तरफ हम बात करते हैं कि उत्तरी भारत में जो है गेहूँ, तिल हो गया और कपास का जो है उत्पादन होता था। बात करते हैं कि जो दिल्ली सल्तनत की जो कृषि अर्थव्यवस्था में क्या हुआ कि जो कृषक लोग थे, यानी जो किसान लोग थे, किसान लोगों में क्या हो गया कि जो किसान लोग जो थे, एक तरह से हम बात करते हैं कि वो हिंदू कुलीन लोग होते थे। तो हिंदू कुलीन से वो लोग क्या हो गए कि अब मुस्लिम कुलीन बन गए, क्योंकि तुर्क लोग आगमन आ गए। और तुर्क लोग के आगमन से क्या हो गया कि वह जो है एक तरह से हिंदू कुलीन से मुस्लिम कुलीन में जो है तब्दील हो गए। तो आप यहाँ से जो है समाज के ऊपर भी एक तरह से जो कोटेशन डाल सकते हैं। ठीक है, मेंस के पॉइंट से आपको यहाँ से समाज के ऊपर भी जो है आप कोटेशन डाल सकते हैं कि जो तुर्कों के आगमन से क्या हुआ कि जो हमारे दिल्ली सल्तनत में जो कृषि लोग थे यानी किसान लोग थे, वह जो है हिंदू कुलीन थे आरंभ में, लेकिन जैसे वो उनका आगमन हो गया तो वो जो है मुस्लिम कुलीन में जो है तब्दील हो गए। तो आप इसको मेंस के पॉइंट से भी लिख सकते हैं। बात करते हैं कि फिरोज शाह तुगलक के द्वारा जो है नगर सिंचाई के द्वारा जो है प्रोत्साहन दिया गया था दिल्ली सल्तनत की कृषि अर्थव्यवस्था में। वहीं दूसरी तरफ हम बात करते हैं किसान क्या करते थे कि अपने अधिशेष से जो है वंचित रहते थे, यानी कि जब उनके पास अधिक उत्पादन होता था तो वो अपने उत्पादन को जो है उपभोग नहीं कर पाते थे, क्योंकि इतना कर होता था। जैसे कि हमने पीछे देखे थे कि अलाउद्दीन खिलजी जो है 50% कर लगाया था भाई। वही दूसरी तरफ हम बात करते हैं कि गयासुद्दीन तुगलक हम बात करते हैं वास्तविक उपज के आधार पर जो है कर लगाया था। वही इधर हम बात करते हैं कि मोहम्मद बिन तुगलक की भी बात करते हैं कि उपज के आधार पर जो कर लगाया था, भूमि माप के द्वारा कर लगाया जाता था। तो किसान क्या होते थे कि अपने जो अधिशेष यानी कि जो अतिरिक्त उपज होता था उससे वंचित हो जाते, तो उनके पास एक सीमित ही क्या होता था, भाग आ पाता था अपने जीवन यापन करने के लिए। तो किसान में मान सकते हैं कि किसान जो है अपने अधिशेष से जो है वंचित रहते थे। ठीक है, तो दोस्तों आज की वीडियो में फिर हम लोग यहाँ पर विराम देते हैं, जो कि मेरा लेक्चर 7 कंप्लीट हुआ। फिर हम लोग लेक्चर 8 में यानी लेक्चर 8 में बात करने वाले हैं, जो कि हम बात करते हैं सल्तनत काल की, हम बात करते हैं शिल्प व उद्योग से देखेंगे। ठीक है, आप लोग हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि इसमें कहाँ पे कमियां रह गई है, क्योंकि ये सीरीज न्यू चल रही है तो हमें थोड़ा हेजिटेट हो रही है। मैं बोल रहा हूँ कि मुझे हेजिटेट हो रहा है और इस तरह से मुझे क्लियरिटी नहीं आ पा रहा है। धीरे धीरे इस चीज़ को क्लियरिटी आ जाएगी तो फिर आगे आपका जो वीडियो जो है एक रनिंग में और एक क्लियरिटी के साथ आ जाएगा। थोड़े बोलने में प्रॉब्लम होती है, आप समझ सकते हो, न्यू वर्क है तो आप समझ सकते हैं। ठीक है, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद, थैंक यू। प्रॉपर नोट्स बनाइए, रिवीजन कीजिए, दोस्तों के पास शेयर कीजिए। धन्यवाद।